जमीनी और अंदरूनी हकीकत क्या है, गृहमंत्री अमित शाह आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीमांचल ही उन्होंने क्यों चुना है बिहार का, सीधे रुख कर लेते हैं विश्लेषण के लिए राजीव रंजन का। राजीव, सीमांचल से आगाज गृहमंत्री अमित शाह का क्या कहता है, और खबर यह है कि रैली के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देने की कोशिश करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, जिसका असर बिहार से बंगाल झारखंड तक साफ तौर पर दिखाई देगा, और साथ ही अगड़ा पिछड़ा की काट भी। देखिए, आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज कर रहे हैं। ये बिल्कुल कहा जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने चुना है बिहार के सीमांचल इलाके को। तो क्यों चुना है ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये भी है कि एक तरफ तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद, इस जोड़ी के आने के बाद अक्सर से वहाँ से शुरुआत करती है जो उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है। और जो सीमांचल का इलाका, आपने बिल्कुल सही कहा कि बंगाल, बिहार, झारखंड, ये तीनों, और ये बांग्लादेश से सटा इलाका भी माना जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठी है, यहाँ के बहुत बड़ा मुद्दा भी है। कल ही पीएफआई की पर रेड भी हुई है, आपने देखा। अब तक की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रेड थी जो पीएफआई पर हुई है। अब अमित शाह वहाँ पर जा रहे हैं। सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं: अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। अगर आप देखें 2014 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद 2014 की चारों लोकसभा सीटें बीजेपी या एनडीए हार गया था। और 2019 में जो एक सीट मिली वो किशनगंज की मिली, जो कि कांग्रेस पार्टी को मिली। बाकी 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, वो भी एक सीट सीमांचल से ही मिली। अब जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक तरफ से ये भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन है, और दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि जो उसकी कमजोर कड़ी है उसको पकड़ करके वो वहीं से अपने शुरुआत करना चाहती है। देखिए, इसी सीमांचल इलाके ने अभी जो 2020 का चुनाव विधानसभा में हुआ था, यहीं से 5 सीटें एमआईएम को मिली थी। अगर वो सीटें नहीं मिली होती तो शायद तेजस्वी यादव की अकेले दम पर बिहार में सरकार बन गई होती। लेकिन इसी सीमांचल इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने और ओवैसी ने इतनी पुरजोर को, मैं तो वही था उन दिनों, 4-5 दिन पूरा हेलीकॉप्टर लेकर के असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में टिके हुए थे। बागडोगरा एयरपोर्ट से सुबह उनका हेलीकॉप्टर आता था, और उसके बाद वो किशनगंज से अलग अलग इन 4 जिलों में जाकर के उन्होंने इतनी ताबड़तोड़ रैली की अंतिम चरण के मतदान में कि आरजेडी को वहां नुकसान हो गया। एमआईएम को 5 सीटें मिली, और पूरा इलेक्शन उस इलाके का ध्रुवीकरण हो गया। या तो बीजेपी को या जेडीयू को सीटें मिली, या तो एमआईएम को मिली, और आरजेडी साफ हो गई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो तेजस्वी यादव अकेले दम पर 2020 में एनडीए गठबंधन को हरा के सरकार बना सकते थे। तो ये जो इलाका है ये बहुत ही सियासी रूप से संवेदनशील है। दूसरी बात यह है कि इन 4 जिलों में 40% से कम मुसलमान मतदाता कहीं नहीं है। 40% से ज्यादा है। किशनगंज में तो 65-66% तक मुस्लिम मतदाता हैं। तो यहाँ पर एक तो बांग्लादेशी जो घुसपैठियों का मामला इस पूरे इलाके में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सेंसिटिव है। आज अमित शाह वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से जो शुरुआत कर रहे हैं, आप देखिएगा जब उनकी बात होगी तो वहाँ से किस तरह के संकेत आपको मिलना शुरू होंगे। दूसरी बात, आरजेडी और जेडीयू ने भी अब वहाँ पर सद्भावना रैली की योजना बनाने की शुरुआत की है, लेकिन शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और यहाँ मैं ये जोड़ दूंगा कि मैंने पहले जैसे कहा था कि कमजोर पिच पे शतक लगाने के लिए उतर रहे हैं अमित शाह, और ऐसा उन्होंने पहले भी किया है। जब देखिए उत्तर प्रदेश के हाल ही के लोकसभा उपचुनाव को देखिए, रामपुर में 50% से ज़्यादा मतदाता हैं मुस्लिम मतदाता है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी, आजम खान का गढ़ है, उनकी छोड़ी सीट थी, बावजूद वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो इसलिए अब उस इलाके में पुरजोर तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए जा रहे हैं, और इससे बंगाल और बिहार दोनों साधने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा, और ये रणनीति का हिस्सा भी है। दिल्ली में रणनीति यही बनी कि जहां जहां पर बीजेपी जिन लोकसभा सीटों पर कमजोर है, वहां पर इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा, और उसके तहत भी इसको देखा जा सकता है कि उन्होंने उन्हीं इलाकों को चुना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।